Okay, shall we start now? Yes. Shall we start? See, uh, today we are going to start with new chapter, chapter number 6, home insurance. Now, in the last lecture, we have done chapter number 5. It was done in the last lecture only, and few concepts were related to health insurance, like top-up cover, indemnity products, okay, senior citizen health insurance, and cashless health insurance plans. Okay, so few concepts were there in chapter number 5 that we have covered, and that was related to health insurance. Now we are starting with home insurance. It is also a part of general insurance, of course, and from unit number 2 we have started general insurance only. So this is chapter 6, module 3, I think. Yes, see, module 3, chapter 6, home insurance. So, can anyone tell me what is home insurance? क्या होता है home insurance? Hmm? Home insurance का मतलब क्या होता है? जब हम अपने घर का इंश्योरेंस लेते हैं. Protection against property. Yes, protection against house property. Very good. So whenever we are protecting our house, our home from the damage may be caused by fire, that may be caused by theft. ठीक है, किसी भी चीज से अगर मेरे घर को डैमेज हो सकता है, अगर मैंने उस डैमेज को प्रोटेक्शन दे दिया, उसे कहते हैं होम इंश्योरेंस. लिखा हुआ है देखो, होम इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बिकॉज होम इज माई हाउस प्रॉपर्टी. It is my property. It is my asset. Okay. So it is a type of property insurance which is used to protect an individual's home. किसको प्रोटेक्शन देता है ये? घर को. ठीक है, किससे प्रोटेक्शन देगा? अगेंस्ट द डैमेजेस सच एज फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. द पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड द coverage means protection from the risk against accident in the home. अगर घर में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया घर में, जैसे आग लग जाने की वजह से हमको नुकसान हुआ, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, उसकी वजह से नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसे डैमेजेस भी या ऐसे जो लॉसेस होते हैं उसका भी हम लोग को यहाँ पे कवरेज दिया जाता है. फीचर्स क्या होते हैं होम इंश्योरेंस के? बहुत सिंपल चैप्टर है, आज ही हो जाएगा, छोटा भी है और सिंपल चैप्टर है. फीचर्स ऑफ होम इंश्योरेंस, क्या क्या फीचर्स है इसके? पहले तो हमको ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है, मतलब एक ही पॉलिसी में बहुत कुछ हमको एक साथ मिलता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव. व्हेन वी गेट सो मेनी थिंग्स एंड वन स्कीम, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मैंने एक ही पॉलिसी में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. डैमेज फ्रॉम फायर, फ्रॉम स्टॉर्म, फ्रॉम थेफ्ट, कुछ घर से चोरी हो गया उसका नुकसान हो गया, फायर लग गई उसकी वजह से नुकसान हो गया, स्टॉर्म मतलब तूफान जैसा कुछ आ गया और घर की दीवार या सीलिंग टूट गई एंड ऑल, अगर कुछ भी ऐसा नुकसान हो रहा है तूफान की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, तो उसका नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर, ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है. ठीक है, इट कवर्स द बिल्डिंग एंड कॉन्टेंट्स ऑल्सो. सिर्फ घर नहीं, बिल्डिंग और उसके कॉन्टेंट्स, मतलब जैसे कॉन्टेंट मतलब बिल्डिंग का कॉन्टेंट में आपकी हाउस प्रॉपर्टी होती है तो लिफ्ट भी होता है, ठीक है, लिफ्ट की वजह से कुछ डैमेज हो गया है ना, या लिफ्ट की मशीन में कुछ खराबी हो गई उसकी वजह से डैमेज हो गया, ठीक है, ऐसा भी कवरेज आपको दिया जाता है, मतलब ये कवर होता है उसमें. द वैल्यू ऑफ होम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब अगर इस घर को हम बेचने जाएंगे तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, उस हिसाब से इंश्योरेंस का अपना वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट, इट हैज़ अ ऑप्शन टू ऐड कवरेज, मतलब इसमें आप एड ऑन भी कर सकते हो. एड ऑन मतलब राइडर्स भी डाल सकते हो. कैसे राइडर्स?
घर के अंदर देखो, घर की तो चोरी नहीं हो सकती है ना, कोई घर उठा के तो नहीं जा सकता, घर तो वहीं पे ही रहेगा। पर घर के अंदर वैल्यूएबल चीजें पड़ी थी, जैसे प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीजें पड़ी थी। ठीक है, और इसकी अगर चोरी हो जाए तो उसका भी कवरेज आपको होम इंश्योरेंस के अंदर दिया जाता है। मतलब होम इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी रहेगी एक, लेकिन उसमें आपको कवरेज बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, घर से रिलेटेड जो जो चीजें, उससे उससे रिलेटेड भी आपको एड ऑन कवरेजेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट हैज अ डिफरेंट ऑप्शन कवरेज। एक ऑप्शन कवरेज भी होता है, सो इट प्रोवाइड्स टेलर कवरेज टू सूट द इंडिविजुअल नीड्स एंड लाइफस्टाइल। मतलब आपको ऑप्शनल कवरेजेस भी बहुत सारे दिए जाते हैं, जो आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग में कस्टमर से पूछा जाता है आपको एक्स्ट्रा कवरेज में क्या क्या चाहिए। अभी जैसे ज्वेलरी, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स जो घर पे पड़े, वो भी एड ऑन होता है, मतलब ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता है आपको लेना ही है। और अगर लोगे तो प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। देखो, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। होम इंश्योरेंस अगर हमने ले लिया तो क्या बेनिफिट होता है, नेचुरल डिजास्टर से अगर मेरे घर को कुछ डैमेज हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर। मतलब अगर जैसे नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या काउंट होता है, कोई बताएगा। नेचुरल मतलब खुद से हो गया, डिजास्टर मतलब कोई बहुत बड़ा कोई पैनिक आ गया और वो नेचुरली हुआ, हमने खुद खुद नहीं किया कुछ भी। जैसे अर्थक्वेक बहुत बड़ा पैनिक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो डिजास्टर होता है वो ऐसा होता है जो नेचुरली होता है। तो अर्थक्वेक आना, फ्लड्स आना, या फिर स्टॉर्म आ जाना, स्टॉर्म मतलब तूफान। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया, नेचुरल डिजास्टर की वजह से मेरे घर को डैमेज हो गया, तो होम इंश्योरेंस की मदद से हमको पूरा नुकसान रीइम्बर्स होके मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय रीइम्बर्स, ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रीइम्बर्स? रीपेमेंट। पूरा भर के वेरी गुड, देना। वेरी गुड, वेरी गुड। रीपेमेंट या पूरा भर के मिलना, सो दैट इज नोन एज रीइम्बर्समेंट। ठीक है, तो आप जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपका जितना डैमेज हुआ उतनी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन पे बेस्ड आपको रीइम्बर्स किया जाता है। मतलब पूरा पैसा भर के मिलता है लॉस का, जितना लॉस हुआ। पूरा घर नुकसान में नहीं गया तो पूरे घर का नहीं मिलेगा। कभी कभी देखो शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारे घर में, तो एक एरिया सिर्फ जल जाती है घर की, जैसे किचन का एक पार्ट जल गया, तो जितना नुकसान होता है ना उतना भरपाई करके कंपनी आपको देती है, पूरा नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट, कवरेज ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स। अब सिर्फ घर को प्रोटेक्ट नहीं होता है, घर की चीजों, बिलोंगिंग्स मतलब घर की चीजें जो हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है, कैलामिटीज से, डिजास्टर्स से, नेचुरल कैलामिटीज से, या फिर पेरिल से। ठीक है, मतलब जो भी डैमेज हो रहा है, अगर वो घर की चीजों में भी डैमेज आया, सिर्फ घर को नहीं, घर की चीजों को भी डैमेज हो गया, जैसे फर्नीचर, माइक्रोवेव, या फिर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ज्वेलरी, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स, अगर कोई भी घर की चीज को डैमेज हो गया तो उसका लॉस भी आपको भर के मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशनल रिस्क। हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का भी कवरेज ले सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स का भी कवरेज ले सकते हैं। जैसे ज्वेलरी मैंने बताया ऑप्शनल होता है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी घर में पड़ी है, अगर चोरी हो गई तो, अभी घर तो कोई चोरी नहीं कर सकता ना, तो आप थेफ्ट इंश्योरेंस, मतलब घर में थेफ्ट इंश्योरेंस क्यों लेते हो? घर का इंश्योरेंस में थेफ्ट भी लिख के आता है, फायर थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज, डैमेज अगर थेफ्ट की वजह से हुआ तो घर को थोड़ी कोई चुरा सकता है, घर की चीजों को चुरा सकते हैं ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सपेंसिव ज्वेलरी जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सो दैट इज एडिशनल रिस्क, मतलब आप ये चाहो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। कवरेज ऑफ डैमेज, बहुत सारे डैमेज इसमें कवर होते हैं, जैसे चोरी, चोरी से कुछ हो गया, थेफ्ट मतलब, या फिर फायर से हो गया, अनवांटेड इवेंट से हो गया, मतलब जैसे अर्थक्वेक एंड ऑल,
ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कवरेज आपको एक साथ दिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अदर बेनिफिट्स, कुछ और भी बेनिफिट्स हैं इसके, हाँ बिल्कुल है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ होम में मतलब जैसे सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो होम बना हुआ है सिर्फ उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता आपको, इसके अलावा अटैच्ड स्ट्रक्चर मतलब आपके घर से जो जुड़ी हुई स्ट्रक्चर में, मतलब आपके घर से जो जुड़ी हुई चीजें उसका भी इंश्योरेंस लिया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे आपके घर से बिल्कुल जुड़ा हुआ लिफ्ट है, तो लिफ्ट को डैमेज होगा तो आपके घर की दीवार भी तो टूट सकती है ना। ठीक है, तो क्योंकि लिफ्ट को डैमेज हुआ, उसकी वजह से आपके घर को डैमेज हुआ, तो उसका नुकसान भी आपको भर के मिलेगा। सो दैट इज नोन एज अटैच्ड स्ट्रक्चर। मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, जैसे आपको समझ आए। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, घर के बिलोंगिंग्स को भी कवर किया जाता है, ये भी आपका एक बेनिफिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर बताया, वॉशिंग मशीन बताया और माइक्रोवेव बताया, ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। या फिर आयन, जब हम कपड़ों को आयन करते हैं तो सपोज उस करते करते शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, तो उसकी वजह से डैमेज हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से डैमेज हो गया, तो उसका नुकसान भी आपको कंपनी भर के देती है। गेस्ट एक्सेट्रा। अब ये गेस्ट क्या होते हैं, गेस्ट मतलब मेहमान, घर पे मेहमान आते हैं, उनकी वजह से कुछ नुकसान हो गया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। मतलब एक्चुअली ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने क्यों बोला आपको याद करवाने की, थर्ड पार्टी में हमने क्या पढ़ा था, किसी तीसरे बंदे की वजह से मेरे घर को नुकसान हो गया, मतलब जो मेरे घर में रहने आए थे उनकी वजह से कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, तो उसका भी आपको कवरेज मिलता है, लेकिन ये एड ऑन कवरेज, ये ऐसे जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, ज्वेलरी, गेस्ट एंड ऑल, ये ना एड ऑन्स होते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लिया हुआ रहेगा तो आपको कवरेज मतलब रीइंबर्स करके नहीं मिलेगा, और अगर आपने ये कवरेज लिया होगा तो आपको रीइंबर्स करके मिलेगा। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ये थे आपका इंट्रोडक्शन होम इंश्योरेंस का, फीचर्स और बेनिफिट्स। अभी नेक्स्ट वापस वही कंपैरिजन है, एसबीआई होम इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई होम इंश्योरेंस। आपको सिर्फ मतलब अब ये आपको पढ़ना नहीं होता है, ये एवरी टाइम, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा था चैप्टर नंबर 5 में, ये ना एवरी टाइम चेंज होते हैं, पॉलिसीज है ना, ये लोग अपने टाइम टू टाइम ये चेंज करते रहते हैं। तो लॉन्ग, जैसे एसबीआई के पास है ना 2 पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म एंड सिंपल होम इंश्योरेंस, तो उसके अलग अलग देखो, सब अलग अलग फीचर्स हैं, कोई 3 इयर्स के लिए हो सकता है, कोई 4 इयर्स के लिए, तो ये सब हमको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ओके, हाँ, अभी मैं ना सिर्फ आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ, एक मिनट रुको। जो होम इंश्योरेंस होता है ना, उसके सेक्शंस होते हैं, देखो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है ना, जैसे एसबीआई एग्जांपल ले लो, एसबीआई, उनके ना कुछ सेक्शंस बने हुए होते हैं। अभी सेक्शंस में क्या होता है, एड ऑन जो आपको चीजें लेनी है ना उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, जैसे सेक्शन 1 फायर एंड स्पेशल पेरिल्स, पेरिल मतलब डैमेज, जो कोई इवेंट हो गया, जो ऐसा कोई सिचुएशन आ गई जिसमें घर को डैमेज हो गया, उस ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें घर को डैमेज हो गया उसको बोलते हैं पेरिल। क्या बोलते हैं उसको, पेरिल। तो स्पेशल पेरिल्स मतलब ऐसा कोई इवेंट आ गया, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि घर को डैमेज हो गया, जैसे हम घर के बाहर चाबी भूल गए, ठीक है, और वो चाबी किसी ने खोल के घर के सामान चोरी करके चला गया, ठीक है, मेरी ज्वेलरी, मेरा ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर सब चोरी हो गया, तो फायर एंड स्पेशल पेरिल्स। ठीक है, उसमें बिल्डिंग भी कवर होता है, उसके कंटेंट्स भी कवर होते हैं, वो लिखा हुआ। अब इसमें डैमेज किस किस की, कौन से पेरिल्स इंक्लूड है, फायर, लाइटिंग, लाइटिंग मतलब लाइट की वजह से कुछ हुआ, तो एक्सप्लोजन, आग लग गई और एक्सप्लोड हो गया, कुछ फट गया, जैसे सिलेंडर फट जाते हैं ना, तो उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। एयरक्राफ्ट डैमेज, अभी आपने ना घाटकोपर में देखा होगा, एक बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन में थी, अंडर कंस्ट्रक्शन, और ऊपर उसके एयरक्राफ्ट गिर गया, आपने देख, पता है ना, ये न्यूज़ अभी अभी की है, अभी 2 साल भी नहीं हुए ये न्यूज़ को, पता है, ये हमारे कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक वाली एरिया में ही हुआ था।
यस मैम पता है। हाँ, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन क्रैश हो गया और वो घाटकोपर में, क्योंकि घाटकोपर के ये क्या बोलते हैं, घाटकोपर से नजदीक ही है ना अपना ये एयरपोर्ट। तो जब ये फ्लाई किया ना, वो कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वो डैमेज हो गया और क्रैश हो गया। और क्रैश होके कहाँ गिरा, जो बिल्डिंग बन रही थी ना वहां गिर गया। तो अगर सपोज ये बिल्डिंग बन चुकी होती, वहां पे लोग रह रहे होते, तो ऐसा ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर भी तो एरोप्लेन क्रैश होके गिर सकता है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। क्रैश तो देखो, एरोप्लेन कहीं पे भी क्रैश होके गिर सकता है ना। सो एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से कुछ डैमेज हो गया, घर, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, आपके हाउस प्रॉपर्टी को, तो उसका भी नुकसान आपको भर के मिल सकता है। स्टॉर्म मतलब तूफान, साइक्लोन ये भी एक तरीके का तूफान ही होता है। और फ्लड मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है। अर्थक्वेक आपको पता है, वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब जैसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे फूट पड़ते हैं, जैसे उसमें से आग निकलती है। यू मस्ट बी नोइंग, ये हमने पढ़े हैं स्कूल में, वॉल्केनिक यस इरप्शंस मैम। क्या होते हैं। टेररिज्म मतलब आतंकवादी आकर अटैक करके जाते हैं। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा वो कौन सी होटल कौन सी थी वो जो जिसमें बॉम्ब, होटल मुंबई, ताज होटल। वो ताज होटल। हाँ ताज, ताज में जैसे वो लोग छोड़ के गए थे ना, बॉम्ब से ब्लास्ट किया था। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ये सारे कवरेज आपको मिल सकते हैं। ये सेक्शन 1 में लिखा होता है कि कौन कौन से कवरेज मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो भी मिलेगा। एड-ऑन्स, उसको बोलते हैं एड-ऑन्स। एड-ऑन्स का एड ऑन का मतलब होता है राइडर्स। इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, सेक्शन 2 में लिखा होता है बगलरी एंड थेफ्ट। अब बगलरी का मतलब क्या होता है, बगलरी एंड थेफ्ट इंक्लूड लार्सेंसी। ठीक है, लार्सेनी इसमें इंक्लूड होते हैं। अभी ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो बगलरी मतलब चोरी होना, पर ऐसा चोरी जैसे पीछे से ना, आपके घर के पीछे से कोई ऐसा ओपनिंग है जो जो मतलब एक्स्ट्रा एंट्री। बहुत बहुत सारे लोगों के घर में ना एक एंट्री नहीं होती है, एक दरवाजे से एंट्री नहीं होती है। मे भी कुछ पीछे का भी दरवाजा होता है। बंगलो देखे आपने, बंगलो बने हुए होते हैं तो उसमें 2-3 दरवाजे होते हैं। तो एक जगह से एंट्री नहीं हो सकती, उसमें दो पॉसिबिलिटी कि 2-3 जगह से एंट्री हो सकती है। तो पीछे के दरवाजे से कहीं से एंट्री करके छुप छुप के ऐसे चोरी हो जाना, उसको कहते हैं बगलरी। उसे क्या कहते हैं, बगलरी इंश्योरेंस। मतलब घर के मेन दरवाजे से एंटर करके कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ था, पर पीछे से कहीं कोई ओपनिंग थी घर की, वहां से चोरी हो गई। घर में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी या फिर गोल्ड, या फिर मेरे मेरे इन्वेस्टमेंट्स, मेरा एटीएम कार्ड, ठीक है, मेरे घर की चीजें, डॉक्यूमेंट्स, वो चोरी हो गए। क्यों? क्योंकि बगलरी की वजह से या फिर चोरी होने की वजह से। नेक्स्ट होता है सेक्शन 3, पब्लिक लाइबिलिटी। पब्लिक लाइबिलिटी मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे नेशनल पार्क्स, या फिर या कस्टडी ऑफ एनिमल्स, नीचे लिखा हुआ है देखो, रिपेयर ऑफ होम, कस्टडी ऑफ एनिमल्स, व्हीकल और अदर इक्विपमेंट। ऐसी कुछ चीज़ों का एक्सीडेंटल या डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। किसी को एम्प्लॉय, देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में बिजनेस चलाते हैं, घर में काम करते हैं, घर का कोई एक एरिया होता है जिसमें काम चल रहा होता है, या ना आपने ऐसे भी देखा होगा। हाँ, जैसे एग्जाम्पल ले लो, घर के ऊपर ही फैक्ट्री बनी हुई है, या ऐसे होता है नीचे फैक्ट्री बनी हुई है, ऊपर घर बना हुआ है। ठीक है, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा ऐसे। तो नीचे हमारी फैक्ट्री है, ऊपर हमारा घर है। अभी फैक्ट्री में से केमिकल एमिट होते हैं, वो धुएं से उड़ के ऊपर आता है घर पे, और उसकी वजह से हमारी इंजरी हो गई या डेथ हो गई, या घर में उसकी वजह से आग लग जाना और किसी की डेथ हो जाना। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट में समझा रही थी पब्लिक लाइबिलिटी का मतलब क्या। यहाँ पे किसी को भी नुकसान हो सकता है ना, अपने स्टाफ को भी तो नुकसान हो सकता है जो घर में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में नीचे काम कर रहे हैं, और ऊपर घर के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। सो इंजरी, डेथ, फैमिली मेंबर्स की या स्टाफ की, स्टाफ मेंबर्स की जो काम कर रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉपर्टी की, मतलब जैसे फैक्ट्री की वजह से ऊपर घर को नुकसान होना। ठीक है, तो उससे पब्लिक लाइबिलिटी कहते हैं। सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शंस आपको याद नहीं कर रहे हैं,
बस आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। सेक्शन 4 में आता है प्लेट ग्लास। अब ये क्या होता है? प्लेट ग्लास का मतलब आपके घर की जो भी फिक्स्ड चीजें होती है ना, उनको अगर डैमेज हो गया तो, जो आपके घर की फिक्स्ड चीजें होती है जैसे रेफ्रिजरेटर नहीं, जैसे फर्नीचर फिक्स्ड होता है ना, वो एक्सीडेंटल लॉस हो गया, उसको डैमेज हो गया, ठीक है। इट डज नॉट कवर द डैमेज ऑफ ग्लास, ब्रिंग रिपेयर, डिसफिगरेशन ऑफ और डैमेज ऑफ ग्लास। मतलब जैसे कांच का टूटना, ग्लास मतलब कांच, कांच का टूटना और कांच की वजह से कुछ और चीज डैमेज हो गई, उसका रिपेयर कराना नहीं। कोई चीज आपके घर पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्लेट ग्लास जैसे फर्नीचर, कांच का कुछ उसके ऊपर बना हुआ है, जैसे कांच की टेबल बनी हुई है और वो फिक्स्ड है, ठीक है, एक ही जगह रखी हुई है आपने, ठीक है, तो कांच का बना हुआ है वो, ग्लास मतलब कांच का बना हुआ है, उसकी वजह से घर को कुछ डैमेज हो गया तो आपको सेक्शन 4 के अंडर में इसका पैसा भर के मिलता है। सेक्शन 5 होता है बैगेज। बैगेज का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल बैगेज। बैगेज मतलब बिलोंगिंग्स, बैगेज मतलब जो चीजें पड़ी हैं आपके घर के अंदर, इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ गोल्ड, ट्रैवल टिकट्स, चेक्स, साइन किए हुए चेक्स पड़े थे, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर, आपके इन्वेस्टमेंट्स, पेरिशेबल डॉक्यूमेंट्स, सॉरी पेरिशेबल थिंग्स, कंज्यूमेबल नेचर के कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी चोरी हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं बैगेज मतलब इंपॉर्टेंट चीजें, वो सेक्शन 5 में आता है। सेक्शन 6 ब्रेक डाउन ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमने पढ़ी थी ना, जैसे रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन, और घर में देखो आप नहाने जाते हैं तो गीजर ऑन करते हैं, राइट, वो गर्म पानी ऑन करने का जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, गीजर बोलते हैं उसको, सो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से कुछ डैमेज होना। डोमेस्टिक मतलब घर पे जो चीजें होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उसकी वजह से ब्रेक डाउन मतलब डैमेज होना, ठीक है। सेक्शन 7 में क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंट। अब ये क्या होता है? जैसे घर में कुछ इंसिडेंट हो गया ऐसा जिसकी वजह से घर का कोई एक आदमी डिसेबल्ड, मतलब जिस जैसे एग्जाम्पल ले लो, घर में आग लग गई या घर की एक दीवार टूट गई तो हम गिर गए, एंड देन गिर जाने के बाद घर के किसी एक मेंबर का हाथ टूट जाना और पैर टूट जाना, सो समथिंग लाइक परमानेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट। समझ में आ रहा है ना? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, वो सेक्शन 7 में आता है, Yes, पर्सनल ma'am. या सेक्शन 7 में आता है, उसे कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंट। सेक्शन 8 में क्या आता है? लॉस ऑफ कैश whilst इन ट्रांजिट। अभी कभी कभी क्या होता है, घर है ना, देखो कभी कभी खुला हुआ है घर और पीछे से एंट्री हो गई और है ना रॉबरी हो गई, रॉबरी मतलब चोरी, ठीक है। तो जब चोरी हो गई ना कैश की, वो कैश की जो हमारे घर पे ऐसी खुली कैश पड़ी हुई होती है ना, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कैश हमारे घर के कबर्ड में एक ड्रॉवर है जिसमें हम कैश रखते हैं, तो वो वाली कैश की वो बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर जब जब हमने घर में बैंक डिटेल्स रखी हुई थी, बैंक डिटेल्स मतलब जैसे पासबुक होता है तो पासबुक में से सारी बैंक की डिटेल्स निकल सकती हैं, आपका आईएफएससी कोड मिल सकता है, आपका बैंक अकाउंट मिल सकता है, बैंक अकाउंट का नंबर, ठीक है, आपका बैंक की सारी बाकी डिटेल्स, आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी साइन तक पता लग सकती है चेकबुक से। तो बैंक या फिर एटीएम कार्ड, ऐसी कोई चीज चोरी हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं लॉस ऑफ कैश whilst इन ट्रांजिट। ओके। सेक्शन 9 ऑल रिस्क कवर पोर्टेबल इक्विपमेंट। पोर्टेबल मतलब जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। अभी पोर्टेबल फैन होता है, तो वो टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन को हम एक रूम से उठाकर दूसरे रूम में भी लेके जा सकते हैं, तभी तो उसको कहते हैं ना पोर्टेबल। अब पोर्टेबल चार्जर, मैम हाँ बोलो बोलो मैम बोलो ना। मैम सेक्शन 8 का एक्सक्लूडेड वो मोर देन 25,000 इंस्पेक्टिव सिंगल विड्रॉल मतलब। नहीं नहीं, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का ये सब अलग अलग होता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये एसबीआई का दिया हुआ है, एसबीआई का इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, ये उसके बारे में दिया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं जनरल चीजें, जनरल पढ़ रहे हैं जो सब पे लागू है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको नहीं पढ़नी है बच्चा,
मैंने आपको पहले ही Okay, बोला ma'am. SBI और ICICI का हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल। अभी समझ में आया? Yes. हाँ, ये जो डिटेल्स है ना, मोर देन 25,000 सिंगल विड्रॉवल, ये सब हर एक इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग स्कीम में अलग अलग चीजें डालती है। किसी का मोर देन 25,000 होता है तो कोई आपको मोर देन 40,000 देता है लिमिट, ठीक है? वो आपको नहीं पढ़नी, आपको मतलब समझना, ठीक है? अब सेक्शन 9 में क्या है? ऑल रिस्क कवर पोर्टेबल इक्विपमेंट, ज्वेलरी, जैसे पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं उसको इजीली। अभी एयर कंडीशन है, हम रोज क्या एयर कंडीशन को शिफ्ट कर सकते हैं एक रूम से दूसरे रूम तक? नहीं। ज्वेलरी को कर सकते हैं, हाँ। तो जो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स है ना, मतलब मैं ट्रैवलिंग में लेकर जा रही थी इक्विपमेंट्स, मतलब जैसे आप वो स्टोव नहीं, पोर्टेबल गैस होता है ना, पोर्टेबल गैस देखा होगा आपने, वो भी इक्विपमेंट में आते हैं, पोर्टेबल इक्विपमेंट में, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, ज्वेलरी होती है, वैल्यूएबल चीजें, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो इनका भी आपको कवरेज मिलता है अलग से, पर आपको लेना चाहिए ये तो मिलेगा। इसकी वजह से मतलब पोर्टेबल इक्विपमेंट की वजह से कुछ नुकसान हो गया घर को, तो आपको पूरा कैश भर के मिलता है। सेक्शन 10 में क्या है? की रिप्लेसमेंट, मतलब रीइंबर्समेंट करके मिलेगा अगर देखो, द सेक्शन प्रोवाइड्स द रीइंबर्समेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इंश्योर्ड होम। अगर आप घर को चेंज कर रहे हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में घर को शिफ्ट कर रहे हो या घर को चेंज कर रहे हो आप, तो घर को चेंज करने के पीछे भी कुछ अगर नुकसान हो गया आपका, तो वो आपको लॉस भर के मिलता है। या फिर जब आप घर चेंज कर रहे थे तब कुछ चोरी हो गई, कुछ गुम हो गया घर से, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गुम हो गई, विच आर लॉस्ट, लॉस्ट मतलब गुम हो जाना, और स्टोलन, स्टोलन मतलब चोरी हो जाना, ठीक है? जब आप घर को शिफ्ट कर रहे थे ना, घर की चीजों को शिफ्ट कर रहे थे, घर चेंज कर रहे थे आप, तब कुछ रिप्लेसमेंट मतलब चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करना, ठीक है? तो घर को जब आप घर को छोड़ के जब दूसरे घर में जाते हैं तो सारी चीजें रिप्लेस करते हैं ना, इस घर से उठाकर वहां पे प्लेस करना, नए घर में प्लेस करना, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो की मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को रिप्लेस करते समय कुछ घर को कुछ चीजें गुम हो गई या कुछ चीजें चोरी हो गई, तो उसका नुकसान भी आपको भर के मिलता है, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, ठीक है? देखो, ये जो हमने पढ़े ना, वो सेक्शंस के हिसाब से आपको दिए जाते हैं कवरेज, ठीक है? और SBI ICICI करके आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना सबको क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ तक जो भी हमने किया? फीचर्स, No, ma'am. बेनिफिट्स, No, ma'am. No, फीचर्स, ma'am. बेनिफिट्स एंड 10 सेक्शंस किए, होम इंश्योरेंस के 10 सेक्शंस, ओके? अभी देखो, एक है ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर हमारा छोटा ही है, आज ही हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आज ही। आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू बैठो, 12:30 तक खत्म हो जाएगा, या फिर बीच में ब्रेक चाहिए तो 12:40 तक खत्म हो जाएगा। आप जैसे बोलो, आई एम ओके विद दैट, ओके? चलो देखो, अभी ये कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, फिर आप मुझे बताना आपको ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए। छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, आपको पहले कभी आपने सुना नहीं होगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? दिस इज कैलकुलेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। अब ये क्या है? मतलब जब मैं इंश्योरेंस लेने जाती हूँ ना, सपोज अपने आप, मेरा घर और आपका घर क्या सेम हो सकता है? नहीं। हर 2 BHK सेम होता है? नो। कोई 2 BHK बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई 2 BHK छोटा भी हो सकता है, यस और नो? Yes, ma'am. यस। अच्छा, को मेरा 2 BHK हो सकता है, आपका 4 BHK भी हो सकता है घर, है ना? तो आपकी एरिया अलग हो सकती है, मेरी एरिया पॉश हो और आपकी एरिया उतनी पॉश नहीं है, या वाइसा वर्सा, उल्टा कर दो, आपकी एरिया बहुत अच्छी पॉश हो और मेरी एरिया नॉर्मल एरिया हो। तो देखो, घर का इंश्योरेंस लेना भी कि क्या उसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि घर का लोकेलिटी, एरिया, और घर का साइज, है ना, स्क्वायर फीट, घर की जितना एरिया है घर का स्क्वायर फीट है, और घर कितना बड़ा है, कितना पुराना घर है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना कंपनी
हर एक घर का जब इंश्योरेंस लेती है ना, जब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है इंश्योरेंस पॉलिसी, ले जब बेचती है पॉलिसी, उसके पहले है ना घर का कैलकुलेशन करती है कि कितने का ये वैल्यू होना चाहिए, सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए इस घर का, 40 लाख कि 50 लाख कि 1 करोड़ कि 2 करोड़। सम इंश्योर्ड मतलब सम मतलब अमाउंट, ये इंश्योर्ड जो प्रॉपर्टी है, घर को जो मैं इंश्योर कर रही हूँ, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करता है कंपनी। अभी कंपनी के हाथ में होता है ये कैलकुलेशन करना, और उसके लिए ना कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। बड़े ध्यान से देखो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने आपको। ये देखो, द वैल्यू कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू, मतलब घर को बनाने की वैल्यू जो होती है ना, उसको कहते हैं वैल्यू, इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द होम फॉर इंश्योरेंस। मतलब घर के इंश्योरेंस, जब घर का मैं इंश्योरेंस करवाने जाती हूँ तो कंपनी कौन सी वैल्यू देखती है, रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू। मतलब इसको अगर मैं वापस बनाने जाऊं घर को तो कितना खर्चा लगेगा, कितनी वैल्यू मेरे को खर्च करना पड़ेगा इस घर के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द होम इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। मार्केट वैल्यू नहीं लेना है, आज का वैल्यू नहीं लेना है, फ्यूचर मतलब आगे, रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू। अगर मैं इसको घर को बनाने जाऊं तो कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, आगे का वैल्यू। ठीक है, द सम इंश्योर्ड विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। जो ये थ्योरी पॉइंट्स लिखी हुई है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हुई है, और नीचे उसको फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ है, उस फॉर्मूला के बारे में। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंश्योरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द होम। अभी सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर निकालना है इस घर का, स्क्वायर फीट कितना, 1 स्क्वायर फीट का कितना वैल्यू है, एंड सो ऑन। देखो बहुत इजी है, द सम इंश्योर्ड मतलब कितना अमाउंट को मैं घर के हिसाब से इंश्योर कर रही हूँ, इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाइंग द बिल्डअप एरिया ऑफ द होम। कितनी बिल्डअप एरिया है, बिल्डअप एरिया मतलब एरिया कितनी है घर की, एरिया विथ किस किस इस बिल्डअप एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पर स्क्वायर फीट। मतलब आपका देखो समझो आपकी ना एरिया है 100 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा बोल दिया ना 100 स्क्वायर फीट, चलो छोटा करते हैं, 10 स्क्वायर फीट। ठीक है, आपके घर की एरिया कितनी है, 10 स्क्वायर फीट, ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल ले लो, 10 स्क्वायर फीट। और 1 पर मतलब 1 स्क्वायर फीट का वैल्यू है 2000 रुपीज। 1 स्क्वायर फीट का वैल्यू है 2000 रुपीज। तो 10 स्क्वायर फीट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। अभी समझो आपके घर की एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, और 1000 स्क्वायर फीट आपके घर की एरिया है, और आपका 1 स्क्वायर फीट का खर्चा, वैल्यू 2000 रुपए। अगर 1 स्क्वायर पर मतलब 1 स्क्वायर फीट का खर्चा 2000 रुपए, तो 1000 स्क्वायर फीट का कितना होगा, 20 लाख रुपीज। कैसे मिला ये 20 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, किसको किससे, एरिया को वैल्यू पर स्क्वायर फीट से। एरिया 1000, वैल्यू पर स्क्वायर फीट 2000 रुपीज। तो 1000 इंटू 2000 रुपीज करेंगे तो 20 लाख ही तो आएगा। ये एग्जाम्पल बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है जो मैंने अभी एग्जाम्पल पढ़ा ना, ये देखो, स्क्वायर फीट ऑफ होम इज 1000। आपके घर का स्क्वायर फीट कितना है, 1000। वो जब भी हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे ना घर को, या अभी रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे जब, तो ना 1 स्क्वायर फीट का खर्चा आ रहा है 2000 रुपए। तो 1000 इंटू 2000 कितना होता है, ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1000 इंटू 2000, 20 लाख होता है ना। मतलब आपके घर का इंश्योरेंस कितना होगा, 20 लाख रुपीज का घर का इंश्योरेंस होगा। आया समझ में कि कुछ डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट नो मैम। यस मैम। सबको क्लियर हुआ, सारे आंसर्स दो। Yes, ma'am. क्लियर हुआ ना, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, किसको किससे क्यों मल्टीप्लाई किया, बस वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो हम स्कूल में सीखते थे। 1 स्क्वायर फीट का 2000 रुपीज है, तो 1000 स्क्वायर फीट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस वही तो है।
ठीक है, अभी जो एरिया होती है ना उस पे स्क्वायर फीट अलग अलग होते हैं पर स्क्वायर फीट। देखो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना वो सिटी वाइज अलग अलग होते हैं। मुंबई का 2000 स्क्वायर फीट है। अभी ये ना आपको याद नहीं करना है, ये आपके समझने के लिए दिया हुआ है, आपके नॉलेज पर्पस के लिए, और ये चेंज होता है एवरी टाइम। इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई हो गई तो 2000 से वो 3000 भी कर देते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली का रेट है 2000। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी जो हमने पढ़ा ना पर स्क्वायर फीट का वैल्यू ₹2000, वो हम पढ़ रहे हैं। तो मुंबई में क्या चल रहा है 2000, न्यू दिल्ली में 2000, जयपुर 1800, थोड़ा कम है, चेन्नई थोड़ा और मतलब जयपुर के जितना ही 1800, कोलकाता 1800, पुणे 1500। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या सिखा रही हूँ। बैंगलोर, मैसूर, Yes, ma'am. Yes. कानपुर का देखो कितना कम है, 1200 स्क्वायर फीट, इसीलिए वहां पे घर बनाना बहुत इजी है, सस्ते में पड़ते हैं। रिजर्व 1000 रुपए, ठीक है, मतलब पर स्क्वायर फीट आपको 1000 रुपए पड़ते हैं कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। हो गया ये कॉन्सेप्ट खत्म, फिनिश। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब कंपनी जब आपके घर की वैल्यू निकाल रही होती है ना इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस पर्पस के लिए, कि कितने अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर घर का, तो वो सारी एरिया देखेगी, घर कहाँ है, मुंबई में है, अच्छा मुंबई में भी कहाँ पे है, ठीक है, फिर उसके बाद ना उसकी वैल्यूएशन करेगी। वैल्यूएशन करने के लिए पर स्क्वायर फीट इंटू स्क्वायर फीट करना पड़ता है, एरिया, एरिया इंटू वैल्यू पर स्क्वायर फीट। और घर की एरिया को स्क्वायर फीट्स में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर मीटर में नहीं किया जाता है, स्क्वायर फीट में किया जाता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट। Yes. Yes, ma'am. अभी तुम बताओ, ब्रेक चाहिए 5-7 मिनट्स का कि नहीं? अभी देखो कितने कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। होम इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, इसमें लगेंगे 5-7 मिनट्स कंप्लीट करने में। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम, मतलब फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स, कि अगर जब हम होम इंश्योरेंस का रिस्क प्रीमियम प्रीमियम डिसाइड कर रहे होते हैं ना, होम इंश्योरेंस के लिए जो कस्टमर से मुझे प्रीमियम लेना है, तो वो प्रीमियम कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या क्या, कंपनी आपकी कौन सी चीजें देखती है घर की, वो डिटर्मिनेंट्स, वो फैक्टर्स। ठीक है, इसमें मुझे लगेगा टाइम 10-15 मिनट। और कैटास्ट्रॉफ, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, बहुत इजी। अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, वो कितना इजी था। ये कैटास्ट्रॉफ्स करके कॉन्सेप्ट है, वो फटाफट समझ जाओगे, बहुत इजी है। एंड देन माय चैप्टर इज ओवर। अभी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आप मुझे बताओ, ब्रेक चाहिए और फिर 3 कॉन्सेप्ट्स करने हैं कि कंटिन्यू करूं? No break, ma'am. Ma'am, continue कीजिए. कंटिन्यू पक्का? Yes, ma'am. दिमाग में जाएगा Yes, ना ma'am. पक्का? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. Sure. सारे आंसर दो, सारे सारे, कम ऑन। सबको चलेगा? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, हैंड रेस करो हाँ सारे। मैम चलेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो बढ़िया। तो आज मुझे फील हो रहा है मैं पूरे क्लास को पढ़ा रही हूँ। ओके चलो। ओके, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं होम इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है इसका? प्रोसेस मतलब प्रोसीजर, स्टेप्स कौन से फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको, उसको बोलते हैं प्रोसेस। एक मिनट, हाँ ज्योति बोल रही है ब्रेक चाहिए। सी गाइस, आप में से कोई एक भी बोलेगा ना ब्रेक, तो मुझे ब्रेक देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे चाहिए सबके दिमाग में जाए सारी चीजें। कोई बात नहीं, अभी 12:03 हो रहे हैं ना, मीटिंग ऑन ही रखते हैं हम, ठीक है, और हम 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। सो वी विल ज्वाइन एट 12:07, ठीक है, चलेगा? इज दैट ओके? Ma'am, 12:08 का. हाँ चलेगा। 5 मिनट्स ब्रेक ले लो, हम ज्वाइन करते हैं 5 मिनट्स में। मतलब मीटिंग को लीव मत करना, ओके, डोंट लीव द मीटिंग, यू बी इन द मीटिंग, आपका चालू रहने दो ये। इज दैट ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. हाँ जी, Okay, ma'am. yeah. Yes, shall we begin now? Yes, ma'am. See, the next concept is home insurance claim process. Now, what is this claim process? Means there are steps to be followed for taking up home insurance. ठीक है, steps follow करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर का डैमेज हो गया, तो इंटीमेट करना है आपकी कंपनी को कि मेरे घर को डैमेज हो गया।
क्लेम प्रोसेस का मतलब होता है जब घर को डैमेज हो जाता है तो हम कंपनी से पैसा मांगते हैं ना, सारा रीइंबर्समेंट कंपनी हमको करके देती है ना। जब कंपनी हमको पैसा रीइंबर्स करके देती है, हमारे नुकसान की भरपाई करके देती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लेम प्रोसेस। क्लेम, ठीक है, मतलब हमारा पैसा हमको वापस मिलता है क्लेम के टाइम पे। तो क्लेम में प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी को जाकर बताना है कि मेरे घर को डैमेज हो गया। कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सेकंड स्टेप, पहले बताना है डैमेज हो गया, फिर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन दे दो कि घर को कैसे डैमेज हुआ, कैसे आग लगी, कैसे चोरी हो गई, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब वाकई में कितना जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो वाकई में कितनी सच है, कितना ट्रूथ है उसमें, ठीक है, मतलब कितनी सच्चाई है उसमें। वो ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए वो ऑफिसर्स जाते हैं और आप चेक करके आते हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी वो वाकई में सही थी इंफॉर्मेशन कि नहीं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं मतलब वाकई में जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी वो सही थी कि नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे, सर्वे करने जाते हैं, पूरे घर का सर्वे किया जाएगा, क्या क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने वैल्यू का, कितना वैल्यूएबल चीज़ों का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, चोरी हो गई, ठीक है। उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे, मतलब जिसमें सर्वे किया जाता है, चीज़ों को जाकर देखा जाता है, वैल्यू किया जाता है कि कितने का डैमेज हुआ। नेक्स्ट इज सबमिशन टू एफएसआर टू कंपनी, ठीक है। एफएसआर का मतलब होता है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है बहुत क्लियरली सबका इंफॉर्मेशन, देखो फाइनल सर्वे रिपोर्ट। जब सर्वे हो जाती है ना उसके बाद सर्वे रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है विद इन 7 डेज कंपनी को, और फिर कंपनी आपको उसके विद इन 7 डेज में सेटलमेंट दे, सेटलमेंट का मतलब होता है सारा पैसा भर के देती है। ये ना पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे। देखो इंटीमेशन ऑफ डैमेज, सबसे पहले तो आप कंपनी को बताओ कि कौन सी सिचुएशन आ गई थी जिसमें ये डैमेज हुआ। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन दे दो आप कंपनी को, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, अब कंपनी क्या करेगी, सारा ऑथेंटिकेट करेगी, सारा मैसेज कम्युनिकेट करेगी और बताएगी कि इंश्योरेंस कंपनी को कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम हुई थी, ये डैमेज हुआ, और चेक करेगी वाकई में कि कितना ये ऑथेंटिसिटी इसमें कितनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस, सर्वे, अब ये 48 ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कंपनी अपॉइंट सर्विस विद इन 48 आवर्स होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स का मतलब होता है 2 दिन के अंदर ये सर्वे हो जाना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ प्लीज नोट। 48 आवर्स है, ओके। तो ये एग्जांपल दिया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है ना, 48 आवर्स के अंदर ही सर्वे कर लेती है। क्या सर्वे करती है कि सारी जो इंफॉर्मेशन थी उसकी कितना डैमेज हुआ, कैसे डैमेज हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। ड्यूली साइंड क्लेम फॉर्म कलेक्ट करना, फोटो कॉपी ऑफ द पॉलिसी, मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी, कॉपी ऑफ एफआईआर, मतलब पुलिस में हम जाके एफआईआर करवाते हैं ना, वो एफआईआर की कॉपी भी चाहिए होती है इंश्योरेंस कंपनी को। फाइनल रिपोर्ट एक बनानी होती है कंपनी को, वो भी बनाते हैं वो। और कॉपी ऑफ ऑल इनवॉइसेस, प्राइस लिस्ट, कितना रिपेयरिंग करवा चुके हो अभी तक आप घर को, घर के ऊपर कितना खर्चा कर चुके हो, उसके सारे बिल्स, इनवॉइसेस, ठीक है। एफएसआर मैंने पहले ही बताया, एफएसआर का मतलब फाइनल सर्वे रिपोर्ट बनाई जाती है सर, ये स्टेप के बाद बनाते हैं जब सर्वे हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे के बाद एफएसआर बनाया जाता है, मतलब रिपोर्ट बनाई जाती है सर्वे के ऊपर, और वो विद इन 7 डेज कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। अब कंपनी क्या करती है, जिस दिन से आपको जिस दिन उसको सर्वे रिपोर्ट मिलती है ना, उस दिन के 7 डेज के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाता है, मतलब आपको पूरा रीइंबर्स करके देती है कंपनी। आया समझ में, कितने स्टेप्स थे टोटल? 6। सबसे पहला क्या था? Intimation of damage. To the company, yes. Next is providing information. Third क्या है? Receipt of, yes, receipt of Authentication. authentication. Fourth step क्या है? सर्वे करना, कंपनी अपने Survey. एजेंट्स को भेजती है, हाँ
कंपनी अपने सर्वेयर्स को भेजती है, एजेंट्स को, कि सर्वे करके आओ, और फिर उसके बाद वो एजेंट सर्वे रिपोर्ट बनाकर कंपनी को सबमिट करते हैं। FSR रिपोर्ट बोलते हैं इसको, फाइनल सर्वे रिपोर्ट। और लास्ट होता है आपका सेटलमेंट, कंपनी आपको सेटल करती है। आपका पूरा क्लेम जो था, जितना अमाउंट बनता है, जितने डैमेज के हिसाब से, उतना अमाउंट को सेटल करती है, मतलब आपको पे करती है। ठीक है, ओके। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन हर चैप्टर में आपको ये दिखेगा, डिटर्मिनेंट्स। हर चैप्टर में, हेल्थ इंश्योरेंस बोलो, लाइफ इंश्योरेंस बोलो, किसी में भी बोलो, तो डिटर्मिनेंट्स तो आपको जरूर मिलेंगे। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीमियम फॉर होम इंश्योरेंस। अब प्रीमियम जब एक कंपनी डिसाइड करती है घर का, किसी भी घर का इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनी आपको प्रीमियम बताती है। तो प्रीमियम कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। यही है जो ये सर्कल बना हुआ है ना, ये चार्ट बना हुआ है, ये है। अभी देखो लोकेशन, ये देखो ये चार्ट बना हुआ है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। लोकेशन, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकेशन अगर ज़्यादा अच्छा है तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से सेट करेंगे। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है, मतलब आजू बाजू वाली एरिया ऐसी है जिसमें बहुत कूड़ा कचरा रहता है, तो डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा, घर खराब होने के चांसेस, दीवार खराब होने के चांसेस ज़्यादा, घर टूटने के चांसेस ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके घर के बाजू में जो फैक्ट्री बनी हुई है वो केमिकल्स की फैक्ट्री है, या फिर मतलब गैसेस एमिट करते हैं, केमिकल्स एमिट करते हैं जो फैक्ट्रीज, उनके बाजू में अगर घर बना हुआ है तो डेफिनेटली जो आपके घर की दीवारें उठ जाएंगी, वो वीक होंगी, काली होती जाएंगी, खराब होती जाएंगी, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लोकेशन। आपका घर कौन सी एरिया में, कौन सी लोकेशन में, तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा ना। लोकेशन ज्यादा खराब होगी तो एक प्रीमियम भी ज्यादा कंपनी आपसे लेती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रीमियम के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीमियम डिसाइड करने के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पता लग जाए कि मुझे प्रीमियम ज्यादा लेना है कि कम लेना है। अगर लोकेशन बहुत खराब है तो चांसेस है कि घर जल्दी टूट सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ कवरेज, आप चाहते हो मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस मिले घर का, तो अमाउंट बड़ा है तो प्रीमियम भी तो बड़ा होगा। टाइप ऑफ कवरेज, आपने कवरेज में बहुत सारी चीजें एक साथ ली है, फायर, थेफ्ट, राइडर्स भी ले लिए, एक्स्ट्रा राइडर्स भी लेते जा रहे हो, बगलरी, थेफ्ट इंश्योरेंस में बगलरी भी ले लिया। ठीक है, तो आप बहुत सारा, ज्वेलरी का भी इंश्योरेंस ले लिया कि कुछ चोरी वोरी नहीं हो जाए। एड ऑन कवरेज बहुत ले ली, तो जितने एड ऑन कवरेज ज्यादा होंगे उतना आपका प्रीमियम भी ज्यादा। हायर द अमाउंट, हायर विल बी द प्रीमियम, लिखा हुआ है देखो। एड ऑन कवरेज मतलब राइडर्स, वही बात हो गई, आजू बाजू वाली चीज़ों को भी आप कवर कर रहे हो, बिल्डिंग के साथ लिफ्ट को भी कवर कर रहे हो, और घर के साथ आसपास के जो एरिया बनी हुई है उसको भी कवर कर रहे हो, तो प्रीमियम तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा ना। अगर आपका एड ऑन कवरेज बढ़ेगा, विल ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस इन प्रीमियम अमाउंट, मतलब प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, घर को फिर से बनाने का खर्चा, अगर घर को फिर से बना रहे हो, फिर से स्ट्रक्चर में ला रहे हो, या फिर एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल रूम्स ऐड करवा रहे हो, लिविंग रूम ऐड करवा रहे हो, ड्राइंग रूम ऐड करवा रहे हो, तो इसका खर्चा बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी घर की स्पेस बढ़ रही है। समझ में आ रहा है, घर जितना बड़ा घर उतना उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी रिस्क ज्यादा लेती है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एज ऑफ द बिल्डिंग, अब एज ऑफ द बिल्डिंग क्यों मायने रखता है? बिल्डिंग की भी कोई एज होती है क्या? हाँ, कितने साल पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, Yes, ma'am. इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अभी बेचारी बुढ़ी हो गई ये बिल्डिंग, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। अब अच्छा, ये नई नई बनी हुई बिल्डिंग है, ये अब नहीं टूटेगी, इतना तो डेफिनेट है, ये चलेगी 30-35 साल तो आराम से चलेगी। तो जितनी पुरानी बिल्डिंग उतना ज्यादा रिस्क, लिखा हुआ है, तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम, लिखा हुआ है, पढ़ो। हाई प्रीमियम विल बी चार्ज टू ओल्ड बिल्डिंग्स ड्यू टू हाई रिस्क, जितनी पुरानी बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, हाई रिस्क, हाई रिस्क,
हाई प्रीमियम। जितनी न्यू बिल्डिंग उतना कम रिस्क लो प्रीमियम। दिख रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं? यस मैम। अभी नेक्स्ट है आपका लेट आउट। अब लेट आउट का मतलब क्या होता है? लेट आउट का मतलब घर में मेरे पास 2 घर हैं, जिसमें से एक घर में मैं रहती हूँ और एक घर मैंने गिरवी पे रख दिया, भाड़े पे रख दिया, बोलते हैं ना भाड़े पे रख दिया। लेट आउट का मतलब होता है भाड़े पे रखना, किसी और को दे देना भाड़े पे। ठीक है, बेचा नहीं मैंने, बेचा नहीं, रेंट पे रखा है, रेंट पे, कि कोई भी आकर मेरे घर पे रेंट पे रह सकता है। अभी मुझे बताओ, अगर आप किसी के घर पे रेंट में रहो और आपका खुद का घर हो, तो आप किसका ज्यादा ध्यान रखोगे? रेंट वाले घर का लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं कि अपने घर का ज्यादा ध्यान रखते हैं? अपने घर का मैम। अपने अपने घर घर का। मैम। तो जो Own house। रेंटेड प्रॉपर्टीज होती है ना, उसका हम ज्यादा ध्यान नहीं रखते। मतलब अगर हम रेंट वाले घर पे रह रहे हैं, एग्जाम्पल रेंट वाले घर पे रहते हैं, तो हमें ना बिल्कुल लीनियंट हो जाते हैं कि ये मेरा घर थोड़ी ना है, मैं क्यों इतना ध्यान दूं? कहीं पे भी कीले ठोकने लगेंगे हम, कहीं पे भी कुछ भी खराब भी हो जाएगा तो हम ध्यान नहीं देंगे, दीवार खराब भी हो गई है तो हम क्यों ध्यान दें? हमारा घर थोड़ी है, हमने तो छोड़ के चले जाना है। हम तो ऐसे सोचते हैं ना, तो हम उतना घर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो घर का ध्यान नहीं रखेंगे, घर जल्दी खराब होने का चांस, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा। तो टीनेंट्स मतलब जो भाड़ोत्री होते हैं, हिंदी में कहते हैं भाड़ोत्री, टीनेंट्स उसको इंग्लिश में कहते हैं टीनेंट। टीनेंट का मतलब होता है जो घर रेंट पे रहने आते हैं हमारे घर में। ठीक है, तो वो लोग आपके घर का इतना ध्यान नहीं रखते। देखो लिखा भी है, टीनेंट्स आर लेस लाइकली टू लुक आफ्टर अ प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी पे वो अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप तो घर पे हो ही नहीं, तो आप भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और जो घर पे रह रहा है रेंट पे वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो चांसेस हैं कि घर को डैमेज जल्दी जल्दी हो सकता है, बहुत बहुत हो सकता है। तो जब आपका घर रेंट पे लगा हुआ है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये कंपनी सोचती है कि अगर इसने अपने घर को रेंट पे रखा है, मतलब जो भी बंदा आएगा रहने के लिए, ये उसका घर तो नहीं होगा, अपना घर नहीं होगा, तो वो ध्यान भी उतना नहीं रखेगा। ध्यान नहीं रखेगा तो रिस्क ज्यादा मतलब प्रीमियम भी ज्यादा। मतलब ओनर को प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ता है ऐसे घर के लिए जो घर आप रेंट पे लगाते हो। आई बात समझ में? यस मैम। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, क्लेम हिस्ट्री मतलब पहले घर का इंश्योरेंस जब लिया था, तब घर को कुछ हुआ था, पास्ट में आग लगी थी, कुछ चोरी हुआ था, कुछ कंपनी ने अमाउंट सेटल किया था, कुछ मतलब घर को पहले भी कुछ हो चुका है क्या पुरान, मतलब पहले कुछ ईयर्स में? हिस्ट्री निकालनी है, क्लेम हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अदर फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके घर पे वायरिंग की हुई है, बहुत सारे वायर्स हैं, उन वायर्स की कंडीशन क्या है? खराब हो गई है वायर्स, तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज्यादा है। अगर वायर्स अच्छी क्वालिटी की हैं तो फिर चांस कम है डैमेज होने का। बहुत पुरानी वायर्स हो गई हैं, ओल्डर टाइप ऑफ वायर्स, ठीक है, वायरिंग जो है की हुई है, वायरिंग वो बहुत पुरानी तरीके की हुई है, पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है, फायर स्टेशन के घर आपका नजदीक है, क्लोज और फार टू द फायर स्टेशन, आपका घर है ना बहुत फायर स्टेशन के नजदीक है, तो आग लगने के चांसेस भी ज्यादा है। वुड स्टोव मतलब आपके पास जो स्टोव है वो वुड का है, तो चांस भी है जल्दी आग लग सकती है। यूसेज ऑफ मार्बल और ग्रेनाइट, देखो मार्बल पे जल्दी डैमेज हो सकता है ना, मार्बल आपको पता है जल्दी डैमेज होता है, समझ आ रहे हैं? यस मैम। तो अगर आपके घर में ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो भी तो मतलब ज्यादा रिस्क है, और ज्यादा रिस्क है मतलब ज्यादा प्रीमियम भी ज्यादा होगा। और आपके घर का इंटीरियर बहुत मतलब अच्छा नहीं किया हुआ है, इंटीरियर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो डैमेज जल्दी हो सकता है। ठीक है, सीलिंग जल्दी टूट सकती है। पीरियड ऑफ पॉलिसी का पीरियड भी तो मायने रखता है, कितने साल की पॉलिसी आप खरीद रहे हो। अगर आप 30 साल की पॉलिसी खरीद रहे हो तो प्रीमियम भी वैसे होगा, 50 साल की पॉलिसी खरीद रहे हो तो प्रीमियम वैसे होगा। तो पीरियड ऑफ पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका घर किसी समुद्र के किनारे है, देखो जब बाढ़ आएगी तो सबसे पहला घर यही डूबेगा,
है ना, वो आपने देखा है मरीन ड्राइव के घर, मरीन ड्राइव के Yes, यहाँ पे ma'am. जो बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो उनके प्रीमियम भी बहुत होते हैं। अगर वो अपना होम इंश्योरेंस कराने जाएंगे ना, तो हमारे कंपैरिजन में उनको प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर बॉडी के बिल्कुल पास में उनका घर है। वाटर बॉडी मतलब ओशंस, रिवर्स, बहुत बड़े बड़े ओशंस, जैसे मरीन ड्राइव इज एन ओशन। इतना बड़ा समुद्र के बाजू में घर है, तो बाढ़ आएगी तो सबसे पहला घर ये डूबेगा। नहीं समझा? समझा मैं। तो मतलब इन शॉर्ट ये सब चीजें भी मायने रखती हैं, ये अदर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आया समझ में डिटर्मिनेंट्स का मतलब सबको? Yes, ma'am. कौन सी Yes, ma'am. पॉइंट्स पढ़ी याद है? चलो बताओ मुझे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस। Location, लोकेशन, वेरी गुड, amount and type of coverage, वेरी गुड, क्या बात है। add-on coverage, एड ऑन कवरेज, वेरी गुड, replacement cost, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, age of building, एज ऑफ बिल्डिंग, वेरी गुड, let out, लेट आउट, claims history, वेरी गुड, हिस्ट्री, आपकी क्लेम की पूरी हिस्ट्री, और लास्ट other हमने पढ़ा factors. अदर फैक्टर्स। वेरी गुड, Yes. क्या बात है। देखो, आप लेक्चर अटेंड करोगे मतलब लेक्चर में आधी चीजें याद पड़ जाती हैं, और आधा रिवीजन करो। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करते रहो, तो एग्जाम के टाइम पे तो आपकी बल्ले बल्ले, है ना? यस मैम। Ma'am. चलो, बढ़िया, बहुत वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। चलो, अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कैटेस्ट्रोफ्स। अब कैटेस्ट्रोफ्स क्या होते हैं पता है आपको? जब आप घर का इंश्योरेंस लेने जाते हो ना, तो आपको कैटेस्ट्रॉफ अलग से लेना पड़ता है, इंक्लूड करके नहीं मिलता है। क्या लेना पड़ता है अलग से? पहले नाम पढ़ो, क्या नाम लिखा हुआ है? कैटेस्ट्रॉफ्स, कैटिस, CATAS, कैटेस्ट्रॉफ्स। ये कैटेस्ट्रॉफ्स है ना, आपको अलग से एड ऑन में लेना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है कंपनी को, कैटेस्ट्रॉफ है मेरा इंश्योरेंस, कि कैटेस्ट्रॉफ नहीं है, तो कैटेस्ट्रॉफ्स को एड ऑन में डालना पड़ता है। अभी कंपनी से पूछना पड़ता है कैटेस्ट्रॉफ होम इंश्योरेंस है कि विदाउट कैटेस्ट्रॉफ्स होम इंश्योरेंस है। तो अभी कैटेस्ट्रॉफ्स क्या होता है? जब आपके घर को इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है ना, पता प्रोटेक्शन मिलती है इंश्योरेंस के जरिए, जब नेचुरल डिजास्टर्स के जरिए आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट में जब हमको प्रोटेक्शन मिलती है, घर को प्रोटेक्शन मिलती है, उसे कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ्स होम इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? रिपीट करो पीछे। Catastrophe home insurance. होम इंश्योरेंस। जब जब कैटेस्ट्रॉफ होम इंश्योरेंस आए ना, मतलब समझ जाओ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब मैन मेड नहीं, टेररिज्म नहीं। टेररिज्म बोल सकते हैं, ठीक है बोल सकते हैं, पर वो इंक्लूड कराना पड़ेगा। देखो, नेचुरल डिजास्टर तो है ही है, अगर मैन मेड डिजास्टर चाहिए तो इंक्लूड कराना पड़ेगा कैटेस्ट्रॉफ में। मतलब यहाँ पे जो भी डिजास्टर्स है ना, नेचुरल एंड मैन मेड, वो होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज एन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एंड होम। चाहे आपका घर में बिजनेस चल रहा हो, चाहे आपका घर में घर हो, होम, अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। लाइक एग्जांपल ले लो, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से आपका घर या फिर बिजनेस, या जहाँ फैक्ट्री बनी हुई थी, अर्थक्वेक की वजह से वो डैमेज हो गया। फ्लड, ह्यूरिकेंसेस। ह्यूरिकेंसेस का मतलब होता है तूफान, मतलब जैसे बर्फ का तूफान, या फिर बिजली कड़कने की वजह से तूफान आ गया। समझ में आ रहा है ह्यूरिकेंसेस का मतलब? ह्यूरिकेंस समझ आ रहा है? फॉलोइंग मी और नॉट? यस Yes, ma'am. फ्लड एंड Yes, ह्यूरिकेंसेस, ma'am. हाँ ह्यूरिकेंस। मैन मेड डिजास्टर लाइक टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक हो गया, वार हो गया, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा मैन मेड डिजास्टर में ना वो भी होता है, जैसे ना वो रैली निकल रही है, और है ना वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हड़ताल, हड़ताल, आंदोलन। आंदोलन, वेरी गुड, आंदोलन, वेरी गुड। हड़ताल करते समय ना अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना हड़ताल वालों को, तो वो ना आपके घर को डैमेज भी कर सकते हैं, पत्थर पत्थर फेंक कर, या कार को डैमेज कर देना, या आग लगा देना। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की बसेस को वो लोग आग लगा देते हैं, अगर गवर्नमेंट मानती नहीं है उनकी बातों को तो। Yes, ma'am. देखा होगा अभी, हाँ थोड़े टाइम पहले ही मुंबई में ये हुआ था ऐसा, यस मैम। है ना। चलो मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि हमारा लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है
तो आग लगा दी थी उन लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बातों को मान नहीं रही थी, है ना। तो बसेस वगैरह को, गवर्नमेंट के बसेस को, गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट चलता है और रिक्शास को आग लगा दी थी उन्होंने, ठीक है, फायर कर दिया था उन्होंने हर जगह पे। एनीवेज जाने तो ये सब बातें, मैं तो आपको मतलब समझा रही थी। सो इट इज एन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एंड होम अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। हाँ, मैनमेड डिजास्टर भी ले सकते हो, पर इंक्लूड कराना पड़ता है, जैसे टेररिज्म अटैक। ये अटैक होना चाहिए, अल्टार्स नहीं होना चाहिए, ये अटैक, टेररिस्ट अटैक, ठीक है। तो अभी देखो, जनरली नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूड द अबव रिस्क। देखो, जब हम नॉर्मल होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं ना, नॉर्मल, उसमें ये सारे अबव रिस्क इंक्लूड नहीं होते हैं। अर्थक्वेक का रिस्क, फ्लड फ्लड का रिस्क, ह्यूरिकेन्स का रिस्क, टेररिस्ट का जो रिस्क होता है वो इंक्लूड नहीं होते। Therefore, hence, the policy holder has to take this catastrophe insurance to protect the home from above mentioned risk. अगर आपको चाहिए कि ऊपर वाले जो रिस्क दिए हुए उनसे आपको प्रोटेक्ट करना है घर को, तो आपको खुद से होके ये लेना पड़ेगा। तो कैटेस्ट्रॉफ इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस. In this type of insurance, it is difficult to estimate the total potential cost of insured loss. अब ये तो नहीं पता लग सकता ना, टेररिस्ट अटैक की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कि कितना, क्योंकि पूरा पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ना, तो कैसे वैल्यू कैसे पता चले अब उसकी, समझ आ रहा है? पूरा घर डैमेज हो गया तो वैल्यू पता कैसे लगे? तो कभी कभी ना डिफिकल्ट भी हो जाता है ऐसे टाइम पे वैल्यू कैलकुलेट करना। एंड इन द इवेंट ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट, मतलब जब कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट होता है ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो द रिजल्ट इज दैट एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ क्लेम्स आर फाइल्ड। अभी इसका मतलब क्या है मैम? एट सेम टाइम, ये सेम टाइम होना चाहिए, सम टाइम नहीं, सेम टाइम। सॉरी है, यहाँ पे बुक में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। एट सेम टाइम मतलब एक ही टाइम पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्लेम्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी आपने देखा होगा केरला में फ्लड आ गया था, फ्लड अभी थोड़े टाइम पहले, याद है ये सीन हुआ था? पढ़ी Yes, थी, ma'am. न्यूज पढ़ी थी। तो Yes, ये ma'am. फ्लड आने की वजह से ना बहुत Yes, लोग ma'am. बेघर हो गए थे, सबके घर चले गए थे और चीजें बह गई थी, और उनकी वैल्यूएबल चीजें जो थी वो भी खो गए उन फ्लड में उन्होंने गवा दिया वो सब। तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं, रास्ते पे आ गए थे वो, अब घर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सारे लोग गए थे, जिनका जिनका इंश्योरेंस लिया हुआ था, सारे लोग एक साथ बेघर हो गए थे ना। तो बहुत सारे लोगों ने क्लेम फाइल किया था। मतलब मेरे घर का भी इंश्योरेंस है, मैं भी कंपनी के पास जा रही हूँ और क्लेम कर रही हूँ कि पैसा भर के दो। आपके घर का नुकसान हुआ, आप भी चल रहे हो मेरे साथ। ऐसे लाखों लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट जो अटैक होते हैं वो एक साथ होता है। अर्थक्वेक जो होता है वो किसी एक घर में नहीं होता है, एक साथ होता है, सबके पूरी एरिया को डिजास्टर में लेके जाता है, वो पूरी एरिया को डैमेज कर देता है ना। अभी केरला में, जैसे एरिया केरला में जहाँ पर्टिकुलरली ये आया था, वहां पे पूरी एरिया नष्ट हो गई थी ना, आपने देखा होगा, पूरी एरिया डैमेज। समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो Yes, लार्ज ma'am. नंबर ऑफ पीपल विल कम टुगेदर to come to the company, and they will file their claim at the same time. तो कंपनी के ऊपर बर्डन आ जाता है, इतने सारे लोगों को मुझे लाखों अमाउंट चुकाना है। तो ये कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट में कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड व्हेन सच एन इवेंट अकर, जब ये इवेंट आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कैटेस्ट्रॉफ इंश्योरर्स, मतलब कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिस्क को मैनेज करना। क्यों? क्योंकि अभी हजारों लाखों लोग मेरे पास आ गए पैसा मांगने के लिए एक ही टाइम पे, और सबको ऑन द स्पॉट चाहिए, क्योंकि सबका नुकसान हो गया है। रहने खाने पीने के लिए सबको पैसा तो चाहिए ना, ठीक है। री इंश्योर, ये बस ये रहने दो, बस आपके काम का नहीं है, आपके काम का है कैटेस्ट्रॉफ का मतलब क्या। री इंश्योरेंस हम पहले ईएमएफएस में सीख चुके हैं, वो बस इतना बता रहे हैं, जब हम री इंश्योरेंस कराते ना, तो कैटेस्ट्रॉफ में री इंश्योरेंस करा सकते हैं। कैटेस्ट्रॉफ में भी री इंश्योरेंस होता है, मतलब कैटेस्ट्रॉफ इंश्योरेंस जब लिया जाता है ना, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से मदद ले सकती है, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ये मैंने आपको ईएमएफएस में समझाया था, याद है? Yes, ma'am. तो Yes, कैटेस्ट्रॉफ ma'am. इंश्योरेंस में भी री इंश्योरेंस हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, दैट्स इट। बस आपको इससे ज्यादा कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, हो गया।
सो ये सैम्पल फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये सिर्फ ऐसे ही रेफरेंस के लिए, टाइम मिले तो रेफर कर लेने का। वो ऊपर वाला SBI का था, नीचे वाला ये ICIC का है, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर इज ओवर। सो आई टोल्ड यू आज 2 लेक्चर्स में ही हमारा चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं आपको और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप रेफर कर सकते हो। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Okay, Any ma'am. doubt? Yes, ma'am. No. नो? चलो अभी हम वाइंड अप कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया, कुछ डाउट तो नहीं है? No doubts, ma'am. Okay, okay. Chalo. So we can wind up now. We will meet in the next lecture and we will start with another chapter which is vehicle insurance, chapter number 7. Okay. Meanwhile आप revise कीजिए. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Bye, ma'am. Okay. Bye. Take care, everybody. Bye. Bye. Bye, beta. Bye. Bye, ma'am.